क्लासेज में मैं डॉक्टर बेनी रामंतवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 अर्थात कोरोना संक्रमण से बचने के कारण हम सब घरों में हैं और ऐसे समय में सबसे अधिक हानि उन छात्रों को हो रही है जिनकी निकट भविष्य में परीक्षाएं होनी है या जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना है। तो हमने तय किया है कि उन सभी छात्रों और पाठकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इतिहास की कक्षाएं संचालित की जाए। तो हम इतिहास विषय की कक्षाएं यूट्यूब के माध्यम से आरंभ कर रहे हैं, जिससे सभी छात्रों अथवा पाठकों को घर बैठे इतिहास संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सके। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहास के अर्थ और परिभाषा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के अर्थ के बारे में। इतिहास क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो आप सभी के मन में यही उठता होगा कि इतिहास आखिर है क्या? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इतिहास की व्युत्पत्ति के बारे में समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ समझने के लिए उस शब्द को यदि हम संधि विच्छेद कर दें, अर्थात उस शब्द को हम दो या अधिक भागों में विभक्त कर दें, तो उसका अर्थ समझने में आसानी हो जाती है। क्योंकि किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति अक्षरों के मेल से होती है, तो इसी प्रयोग को इतिहास का अर्थ समझने में भी करते हैं। अर्थात यदि हम इतिहास शब्द की संधि विच्छेद कर दें, तो इति धन हास होता है, क्योंकि संस्कृत में इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है हुआ। तो इस अर्थ में इतिहास का अर्थ है ऐसा हुआ या ऐसा ही हुआ। सामान्य अर्थ में इतिहास हमारा अतीत है, अतीत का लेखा जोखा है। इतिहास का अंग्रेजी समानार्थ शब्द हिस्ट्री, जो कि यूनानी संज्ञा लोरप्पा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है सीखना। तो जिन लोगों के मन में यह बात आती है कि इतिहास को पढ़कर करना क्या है, उन्हें हम बता दें कि इतिहास का अर्थ सीखना भी होता है। इसके अलावा गाथा अथवा वृतांत, दृष्टांत अथवा अर्थात उदाहरण आदि को भी हम इतिहास के अर्थों में ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इतिहास का अर्थ समझ में आ गया होगा। विश्व में इतिहास शब्द का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सबृहति दिशाम अनुव्यचलत ताम इतिहास पुराणम व गाथास नाराशंच चानुव्यचलत, अर्थात महान लक्ष्य की ओर गतिमान राष्ट्र का अनुसरण इतिहास, पुराण, गाथा तथा नाराशंसी करते हैं। छंदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। इतिहास विधा को शतपथ ब्राह्मण में इतिहास वेद की संज्ञा दी गई है। यास्क ने अपने निरुक्त में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक मंत्र को ऋक गाथा तथा इतिहास का सम्मिश्रण बताया है। अतः कहा जा सकता है कि यूनान से आयातित हिस्ट्री शब्द के पूर्व में भी विशाल प्राचीन भारतीय वाङ्मय में इतिहास शब्द का अनुप्रयोग किसी न किसी रूप में यत्र तत्र प्रसंगवश होता था, परंतु 480 से 430 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द को यूनान के हेरोडोटस ने प्रतिपादित किया। इसलिए हेरोडोटस को हिस्ट्री अर्थात इतिहास का जनक पिता कहा जाता है। यहाँ यह बात समझनी होगी कि जब पूर्व में भी इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस क्यों? इसका उत्तर है, इसके बाद ही इतिहास का लेखन होना आरंभ हुआ। इससे पहले किसी अन्य रूप में घटनाओं का वर्णन किया जाता था, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां तथा महाकाव्य रामायण और महाभारत जैसे आते हैं। इनमें घटनाओं का वर्णन तो है, परंतु अलग-अलग प्रसंगों में, इतिहास के प्रसंग में नहीं। अब बात करते हैं इतिहास की परिभाषा के बारे में।
तो सर्वप्रथम इतिहास की परिभाषा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में उनकी व्याख्या करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं यूनानी दार्शनिक अरस्तू की। उन्होंने इतिहास के अर्थ को प्राकृतिक आभास का व्यवस्थित लेखा-जोखा कहा है, अर्थात उनका मानना है कि प्राकृतिक रूप से जो कुछ घटित होता है वह इतिहास है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लेखा-जोखा अर्थात रिकॉर्ड को तो इतिहास कहा जा सकता है, परंतु प्राकृतिक आभास ही मात्र इतिहास नहीं होता, क्योंकि इतिहास सिर्फ उन्हीं घटनाओं का वर्णन नहीं करता जो प्राकृतिक रूप से घटित हुए हों, बल्कि इतिहास उन समस्त घटनाओं का वर्णन करता है जो कुछ घटित होता है, चाहे कारक कोई भी हो। अतः इतिहास को प्राकृतिक आभास का लेखा जोखा कहना उसके अर्थ को संकुचित करने से अधिक कुछ नहीं है। ह्यूजिंगा ने इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में कहा है कि इतिहास एक बौद्धिक गतिविधि है जो बहुत कुछ तथ्य और वास्तविकता में निहित रहता है। यहाँ इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि बौद्धिक गतिविधि अर्थात विद्वानों द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे ह्यूजिंगा ने इतिहास कहा है। हमारी धारणा है कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि इतिहास मात्र बौद्धिक वर्ग की गतिविधियों का ही लेखा जोखा नहीं रखता, वरन समस्त गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है, चाहे वह कोई भी वर्ग क्यों न हो। गैरोन्स्की ने इतिहास की परिभाषा इस प्रकार दी है: इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि इतिहास मात्र मानवतावादी घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि उन समस्त घटनाओं का वर्णन करता है जो विगत में घटित हो चुकी हों, चाहे उन्हें मानवतावादी कहा जाए या मानवता विरोधी। यह निर्णय इतिहास नहीं करता कि कौन सी घटना मानवतावादी थी और कौन सी घटना मानवता विरोधी। हाँ, इतिहास यह जरूर वर्णन करता है कि इस घटना का प्रभाव क्या रहा, अर्थात इस घटना के सकारात्मक प्रभाव रहे या नकारात्मक प्रभाव रहे। हेनरी पायरेन ने तो इतिहास को कहानी ही बना डाला। उन्होंने इतिहास के अर्थ में कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। रेनियर ने हिस्ट्री से ही शब्द हटाकर उसे हिस्टोरी अर्थात कहानी बना दिया। उनके अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है। ह्यूजिंगा ने भी हेनरी और रेनियर की परिभाषाओं का समर्थन किया है। हम इन दोनों परिभाषाओं की एक साथ व्याख्या करते हैं। वास्तव में ये इतिहास के आरंभिक स्वरूप को दर्शाती है, क्योंकि एक समय होता था जब राजा रानियों एवं दरबारियों की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि निश्चय ही इतिहास की कुछ घटनाएं बड़ी रोचक होती हैं और कई घटनाएं रोमांचित कर देती हैं। इन घटनाओं को आधार मानकर ही इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही आप लोग समझ सकते हैं कि कहानी में कुछ तत्व काल्पनिक भी होते हैं, परंतु इतिहास में कुछ भी काल्पनिक नहीं हो सकता। इतिहास उन अच्छी बुरी सभी घटनाओं का वर्णन करता है जो घटित हो चुकी हैं। यहाँ यह भी आपको समझना होगा कि पूर्व में जब आश्रय में इतिहास लेखन होता था, तो निश्चय ही उपलब्धियों का वर्णन ज्यादा होता था और कमजोरियों का कम। परंतु स्वतंत्र इतिहास लेखन इस बंधन से मुक्त होता है और स्वतंत्र इतिहास लेखन ही इतिहास का वास्तविक चरित्र होता है। अतः निश्चय ही इतिहास को कहानी कहकर उसके महत्व को कम करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब उन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं जो इतिहास को सही अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड एक्टन की। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मनुष्यों के व्यक्तिगत कार्यों का सामान्यकृत लेखा-जोखा है। यहाँ ये बात उठ सकती है कि यदि इतिहास व्यक्तिगत कार्यों का लेखा-जोखा है, तो समाज और संगठन का लेखा-जोखा किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्तियों के कार्यों को जब एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समाज का भी लेखा-जोखा बन जाता है। अर्थात सामान्य रूप से
इतिहास अनेक लोगों के व्यक्तिगत कार्यों को मिलकर बनता है। जीवन में मनुष्य के साथ जो कुछ घटित होता है और परिस्थिति आने पर वह स्वयं जिस प्रकार उसका सामना करता है, उससे ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति का प्रत्येक कार्य उस समाज के अन्य लोगों से भी संबंध रखता है, जिससे वह व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात व्यक्ति का प्रत्येक कार्य समाज के अन्य लोगों से भी संबंध रखता है, तथा इतिहास में प्रत्येक व्यक्ति और घटना विशिष्ट होती है। कॉलिंगवुड ने इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास वह साधन है जिससे यह ज्ञात हो कि मनुष्य क्या कर सकता है अथवा उसने क्या किया। इस परिभाषा का अर्थ है कि इतिहास आत्मज्ञान का साधन, अर्थात स्वयं को जानने का साधन है। हम क्या-क्या कर सकते हैं, यह तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान न हो। इस परिभाषा के समर्थन में जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के उदाहरण को लिया जा सकता है। किटसन ने इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास अतीत काल में जो कुछ घटित हो चुका है उसका अभिलेख है। अर्थात किटसन के शब्दों में इतिहास उन समस्त घटनाओं का वर्णन करता है जो अतीत में घटित हो चुकी हैं, चाहे वह बहुत पहले घटित हुई हो या हाल ही में या कुछ क्षण पूर्व। वास्तव में कभी-कभी यह संशय पैदा किया जाता है कि छोटी-छोटी अथवा कुछ समय पूर्व घटित घटनाओं को इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, या यह कि जो कुछ किताबों में पढ़ाया जाता है वही इतिहास है। यह मत सत्य नहीं है, बल्कि वे घटनाएं भी जिन्हें शामिल नहीं किया गया है इतिहास का अंग है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह इतिहास का अंग बन जाता है, चाहे उसका वर्णन हो अथवा नहीं। क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है एवं उसे एक प्रेरक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार इतिहास ज्ञान है। इतिहास को ज्ञान मानना भी अधिक तर्क संगत संगत प्रतीत होता है, क्योंकि पूर्व की घटनाओं से ज्ञान प्राप्त कर भविष्य के लिए योजनाएं बनाना ही बुद्धिमानी है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इतिहास को पढ़कर होगा क्या, और यह प्रश्न तब तक सार्थक भी है जब तक कि हम इतिहास को पढ़ने के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं, उनके प्रभाव और कुप्रभाव का अवलोकन करने के बाद यदि हम भविष्य की योजनाएं तय करते हैं तो हमें अधिक सफलता प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हाँ, यह जरूरी है कि हमें घटनाओं के विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए। घटनाओं के सूक्ष्म रूप को समझने की योग्यता होनी चाहिए। एल्वन के अनुसार इतिहास का एक अर्थ नहीं होता, क्योंकि इतिहास को समग्र रूप में नहीं जाना जा सकता। यही कारण है कि इतिहास का अर्थ कहने की अपेक्षा इतिहास शब्द का प्रयोग करना अधिक तर्कसंगत होगा। एल्वन ने सबसे सुंदर शब्दों में इतिहास को परिभाषित किया है कि इतिहास का अर्थ समझना बहुत ही कठिन है। हाँ, उसके स्वरूप को समझा जा सकता है। अर्थात मानव सभ्यता में जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें उसी रूप में संकलित कर प्रस्तुत करना इतिहास है। यहाँ यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार की घटना से अर्थ है प्रकृतिवादी, अर्थात यह सिद्धांत उस काल का है जब जीव शास्त्र में विकासवादी सिद्धांत पर पारस्परिक विचार विमर्श चल रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव भौतिक अस्तित्व के लिए संघर्षरत था, तो इतिहास भी भौतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष है। दूसरा है आदर्शवादी। इस धारणा के अनुसार आंतरिक मूल्यों को लेकर जो घटना घटित होती है उन्हें आदर्शवादी सिद्धांत प्रभावित करता है, और इतिहास में वे उसी रूप में संकलित की जाती है। अर्थात जिस विचारधारा से प्रभावित होकर घटना घटित हुई है उसे उसी रूप में इतिहासकार लिखता है। तीसरा है धर्मवादी। इस सिद्धांत में मनुष्य द्वारा अपने अपने धर्म से प्रेरित होकर की जाने वाली घटनाओं का वर्णन होता है, अर्थात निर्धारित कार्यों की स्वीकारोक्ति और निषेध इस सिद्धांत से प्रभावित होते हैं और उसी रूप में इतिहास में उनका वर्णन किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समस्त घटनाओं को
उनकी प्रकृति के अनुसार संकलन कर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना इतिहास है। घटनाएं मृतप्राय होती हैं, उन्हें जीवंत बनाना इतिहासकार का काम है। इतिहासकार उस मछुआरे के समान है जो विशाल समुद्र से मछलियां निकालता है। इतिहासकार पूर्व ग्रह से युक्त भी हो सकता है और मुक्त भी हो सकता है। यदि इतिहासकार पूर्वाग्रह से युक्त होगा तो तथ्यों, आख्यानों मिथ्य होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इतिहासकार हमेशा पूर्व ग्रहों से मुक्त होना चाहिए, जिससे सही तथ्य और आख्यानों को प्रस्तुत किया जा सके। आशा है आप आज इतिहास के अर्थ और परिभाषा को सही रूप में समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।